गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिया जाता है। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम प्रतिदिन सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम प्रतिदिन अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम जिसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, नक्षत्रों के अनुसार आज का दिन कैसा रहने की संभावना। साथ ही साथ ये ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल के लिए ग्रह ग्रह कैसा फल देंगे, दशा महादशा का अंतर्दशा का फल कैसा होगा, साथ ही साथ विभिन्न जन्म कुंडली में बैठे ग्रह को कैसे हम अपने अनुरूप कर सकें, अनुरूप फल प्राप्त कर सकें, वे कैसा फल देंगे, उनसे अपेक्षा कैसा करें, और जीवन काल में विभिन्न लोगों से जो हम जुड़ते हैं वे हमारे लिए कितने शुभकारी होंगे, कितने हमारे लिए चुनौती भरे हो सकते हैं। ये सारी बातें इसी प्रस्तुति में, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग चंद्रबलम इसका नाम है। जी हाँ, इसमें राशि करते काम है और राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, चंद्रबलम। चौथा भाग चौहरिया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। जी हाँ, समय और हमारे कर्म का सटीक मिलन ही उचित मुहूर्त होता है और उचित फल देता है। तो ये जो चौघड़िया एक प्रकार सभी कार्य करने के लिए हमारे संकेत देते हैं, शुभता और अशुभता समय बताते हैं। जहां भी अशुभ समय होता है हमें रोकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में इसके लिए अलग से हमने वीडियो पोस्ट करके हिंदी और अंग्रेजी में रखा है। पांचवा भाग, जब हम जन्म लेते हैं, सांस लेना आरंभ करते हैं, जैसे ही सांस जिस प्रकार हम लेना आरंभ करते हैं उसी प्रकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त जन्म तिथि के रूप में अंक कार्य करना आरंभ करते हैं। ये कुछ अंक शुभकारी होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं, कुछ अंक उपलब्ध होते हैं, कुछ अनुपलब्ध होते हैं, कुछ असंतुलित होते हैं, कुछ संतुलित होते हैं। अंकों को पहचान कर, उन्हें सही ढंग से समझकर, उनको याद करके और उसका सही रूप से उपयोग कर हम अंकों से शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य यही है। साथ ही साथ अंक कार्य करते तो हैं, बोलते भी हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का अंक शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या बोल रहे हैं, ये सारी बातें इसी प्रस्तुति में। इस प्रकार हम पांचों भाग आपके लिए लाए हैं, इसे संकलित किए हैं, इसे आपके लिए उपयोगी बनाकर लाए हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। यह प्रस्तुति आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube को कमेंट बॉक्स पर को YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे खुद को लाभान्वित कर सकें और अपने मित्रों परिजनों को भी लाभान्वित कर सकें। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। पंचांग की पर चर्चा थोड़ी करते हैं। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त होते हैं। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त से इसे हम जानते हैं, किंतु इसकी महत्ता हमारे जीवन में काफी है। यह हमारे लिए काफी उपयोगी होता है। आरंभ होता है पंचांग के 5 अंग से। जी हाँ, पंचांग के 5 अंग ये काफी उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये पंचांग के 5 अंग में तिथि श्री प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कर्म कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रतिदिन प्रातः उठते ही इन 5 अंगों का स्मरण जरूर करना चाहिए और स्मरण करने का सही और सटीक तरीका
यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरति पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। और इसके बाद पंचांग का स्मरण करके पंचांग का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि पुराणों में कथित है पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। जी हाँ, गंगा स्नान तुल्य लाभ, तात्पर्य जलीय तत्व। और ये जलीय तत्व हमारे शरीर में 70% होते हैं जो सुप्रभावी होते हैं। साथ ही साथ जलीय राशि या जन्म कुंडली की, उनमें बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी सुप्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं, ये पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सब के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इसलिए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, पंचांग की भूमिका को, उपयोगिता को समझते हुए, अपने जीवन में भूमिका को समझते हुए, आइए सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी आपसे प्रेरित होकर पंचांग का प्रतिदिन वे स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सके। और अपने इस प्रयास में, उनके इस प्रयास में के लिए हम एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। चलिए अब दैनिक पंचांग के पहले भाग में आपको ले चलते हैं और जाने के क्रम में श्री राम का नाम उच्चारण करते हैं। और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। चलिए चलते हैं प्रस्तुति में। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 12 अप्रैल 2026, माह वैशाख, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947, पाराभाव विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:30 पर, सूर्यास्त 6:11। सनराइज एट 5:30 AM एंड सनसेट एट 6:11 PM। आज का दिशाशूल पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन करके यात्रा में सुखता लाए। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार रविवार, तिथि देर रात्रि 1:16 तक दसवीं, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद एकादशी। नक्षत्र अपराह्न 3:14 तक श्रवण, तत्पश्चात धनिष्ठा। और आज का दिन शुरुआत श्रवण के तीसरे पद से होता है, जो कि प्रातः 8:54 तक रहता है। चौथा पद अपराह्न 3:14 तक। तीसरा पद 8:54 तक, चौथा पद अपराह्न 3:14 तक। धनिष्ठा का पहला पद आरंभ होता है, जो कि रात्रि के 9:30 तक रहता है। धनिष्ठा का दूसरा पद कल भोर में 3:44 तक, और तीसरा पद कल सूर्योदय के बाद प्रातः 9:55 तक। योग संध्या 6:16 तक साध्य, तत्पश्चात शुभ। और करण अपराह्न 1:02 तक वनिज, तत्पश्चात देर रात्रि 1:16 तक विष्टि भद्रा, और फिर बौ। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है और इनकी शुभता कैसी है, क्योंकि इनका उपयोग आज के भोलेनाथ के वास के उपयोग के शुभता से हम रुद्राभिषेक के शुभता को जान सकते हैं। जय भोलेनाथ। ओम ओम नमः शिवाय। जब तक दसवीं तिथि है, भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं है। एकादशी तिथि आने पर भोलेनाथ कैलाश पर हैं, जो कि सुप्रद है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुहूर्त भगवत गीता में यह में संदर्भ है कि हमारा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। यानी परिणाम हमारे हाथों में है, हाथ में नहीं है। कर्म हमारे हाथों में, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। जी हाँ,
अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए अनुकूल मुहूर्त को चुनाव करने के क्रम में हम चलते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त सबसे प्रभावी, दिन के 11:25 से 12:16 दिन तक। अमृतकाल कल प्रातः 5:18 से प्रातः के ही 6:57 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:10 से 6:32 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:13 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जप तप, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 4:36 से 6:11 संध्या तक। गुलिक काल अपराह्न 3:01 से 4:36 अपराह्न तक। यमगंड दिन के 11:50 से 1:26 अपराह्न तक। वर्ज मुहूर्त रात्रि के 7:22 से रात्रि के ही 9:01 तक। और भद्रा अपराह्न 1:02 से देर रात्रि 1:16 तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति की ओर देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। सूर्यदेव अंश के अनुसार कमजोर अवस्था में है, क्योंकि ये राशि परिवर्तन 14 तारीख को करने वाले हैं। बुध देव अंश के अनुसार कमजोर अवस्था में है, क्योंकि ये राशि परिवर्तन किए हैं। और आज चंद्रमा का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। इस प्रकार हम कहें, चंद्र आज ग्रहों की आकाशीय स्थिति के अनुसार, राशि के अनुसार मित्र राशि में 3 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं, शनि की राशि में 2 ग्रह हैं, चंद्र और शुक्र स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि उनके नक्षत्र में, उनकी राशि में कोई ग्रह नहीं है। और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में 6 ग्रह हैं। और वे ग्रह हैं चंद्रदेव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। बृहस्पति देव और शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। सूर्य मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो ये रहे ग्रहों की आकाशीय स्थिति। और यदि राशि परिवर्तन के बारे में देखा जाए तो सूर्यदेव 14 तारीख को प्रातः 9:38 पर राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रदेव आज देर रात्रि 3:44 यानी कल भोर में ये राशि परिवर्तन करेंगे। अभी मात्र 17 अंश 18 अंश के ही ये हैं। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण ग्रहों की आकाशीय स्थिति। और इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, ताराबलम जिसका नाम है, सितारे जिसमें करते काम है। ताराबलम की सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है और इसमें ग्रहों के ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा की गोचर से संबंध रखता है। ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वे हमारे जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह बताता है। एक बार पुनः बता दें, ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह बताता है चंद्रमा का गोचर, और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह बताता है चंद्रमा हमारे जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं। दोनों उसको चिन्हित हम करते हैं और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों जहां मिलते हैं वही आज का हमारा फल होता है। 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं, जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य हो सकता है। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है, यह अशुभता की तरफ इशारा करता है। और यह दैनिक कार्यों में सावधानी बरतते हुए नए कार्यों का आरंभ करने से मना करते हैं। साथ ही साथ दूसरा तो होता है संपत, क्षेम, साधक, मित्र या अति मित्र। ये शुभता की तरफ संकेत देते हैं। दैनिक कार्य के साथ साथ नए कार्यों का आरंभ हम कर सकते हैं। इस प्रकार ये आकाशीय स्थिति चंद्रमा जब भी बताते हैं आज के बारे में बताते हैं।
ये ताराबल मुख्यतः नौतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नौतारा चक्र पद्धति में के अनुसार जो नौतारा चक्र पद्धति का मुख्य सिद्धांत है वह यह है, ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे, कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के फल देंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध किया जाता है, 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह जो केतु देव होते हैं, इन्हें पहला नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, यानी हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, पहला 10वां 19वां नक्षत्र के इसका स्वामित्व केतु देव बनते हैं। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व दूसरा ग्रह शुक्रदेव, तीसरा 12वां 21वां का स्वामित्व सूर्यदेव को मिलता है और ये तीसरा ग्रह बनते हैं। इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं, जो कि 9, 18वां 27वां नक्षत्रों के स्वामित्व जिन्हें मिलता है, ये 9 ग्रह होते हैं। और यह सारणी इस प्रकार होती है। इस पूरे सारणी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे जीवन काल के लिए, किसी के लिए भी। और इस सारणी में से हम चिन्हित करते हैं वह नक्षत्र को जो हमारा जन्म नक्षत्र होता है, जिसमें हमारा जन्म होता है। इसे चिन्हित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम ढूंढते हैं, आगे बढ़ते हुए ऊपर में जब जाते हैं तो वह संबंधित ग्रह मिलते हैं, यानी नक्षत्र स्वामी। जी हाँ, नक्षत्र स्वामी जो ग्रह बनते हैं वह हमारा पहला ग्रह बनता है जीवन का, और जीवन यात्रा वहीं से आरंभ होती है। घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बुध तक जाते हैं और फिर केतु से गणना आरंभ करते हैं, और जो जन्म ग्रह बनता है उसके ठीक पिछले ग्रह तक हम रुककर, ठीक पिछले ग्रह तक रुककर हम यात्रा वहीं आरंभ रोकते हैं, गणना वहीं रोकते हैं। ये पहला ग्रह जो बना, इसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। जी हाँ, इसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है, और पिछले जन्म में भी इसी दशा महादशा में हमारी मृत्यु भी हुई होती है। यह कैसे जाने? जन्म कुंडली को निकालें, जन्म कुंडली में विंशोत्तरी दशा को देखें, और विंशोत्तरी को दशा को देखेंगे जब, तो आपको विभिन्न सॉफ्टवेयर विभिन्न रूप से दर्शाते हैं ग्रह का नाम और दशा का बैलेंस कितना है। कोई भोगांश बताएगा, कोई शेषांश बताएगा, कोई बैलेंस बताएगा, लेकिन बताता है। उदाहरण स्वरूप एक जन्म कुंडली को हम यहां देखते हैं, यह हमने कल के तिथि पर लिया है। इनका जन्म मकर, जब चंद्रमा मकर राशि में थे तब हुआ है, और इनका जो नक्षत्र है सूर्य के नक्षत्र में जब जातक का जन्म हुआ, और सूर्य की दशा अवधि 6 वर्ष। 6 वर्ष में जातक ने 4 वर्ष 15 दिन पिछले जन्म में भोग लिया, 1 वर्ष 11 महीना 15 दिन इस जन्म में भोग लिए हैं। और चूंकि पहला ग्रह का संबंध पिछले जन्म से भी हो गया, मृत जन्म की मृत्यु से भी हो गया, और इस जन्म के जन्म से भी, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ, इसे पीड़ा की श्रेणी में रखी जाती है। तो ये रहा आज इनका जन्म नक्षत्र और जन्म ग्रह की चर्चा। कैसे जाने पिछले जन्म से कैसा संबंध है? वापस चलते हैं ग्रह के नक्षत्रों की सूची पर। पहला ग्रह पीड़ादायक, वहां से गणना कैसे आरंभ करेंगे? घड़ी की सुई की दिशा में बुध तक जाएंगे, फिर केतु से आरंभ करेंगे और पिछले ग्रह, जन्म ग्रह के पिछले ग्रह तक रुकेंगे। पहला ग्रह पीड़ादायक, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह जो होते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह ये अशुभ फलदायी होते हैं, बाधक होते हैं, पीड़ादायक होते हैं। और जैसे जैसे इनकी गणना, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, इनकी जो शुभता और अशुभता जैसे जैसे क्रम संख्या इनका बढ़ता है, ये वैसे वैसे इनकी शुभता और अशुभता की जो परिमाण है, मात्रा है, वह बढ़ती है, चाहे शुभता या अशुभता दोनों के संदर्भ में। इस प्रकार हम पूरे जीवन काल के लिए हम ग्रह, कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी होंगे,
कौन से ग्रह हमारे लिए शुभता लाएंगे, ये सभी जान सकते हैं। और जब ये जान सकते हैं तो दशा अंतर्दशा का कैसा फल होगा या क्या नहीं जान सकते। और जब जान सकते हैं तो फिर योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन शुभ ग्रहों के दशा महादशा और अंतदशा में हम कर सकते हैं। साथ ही साथ जहां अशुभता की स्थिति है, अशुभता की अवधि भी हम जान सकते हैं, क्योंकि पिछले चार्ट में हमने पूरे सभी ग्रहों की दशा अवधि भी हमने लिखी है। और यदि हम जान सकते हैं तो कौन सी अवधि में हमारे लिए अशुभता लाएंगे यह भी जान सकते हैं, और मानसिक रूप से हम तैयार हो सकते हैं। इसी प्रकार जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे, उनसे कैसा फल प्राप्त हम करना चाहते हैं, यह भी जान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप संपत्ति ग्रह, दूसरा ग्रह, संपत्ति ग्रह जो होते हैं संपत्ति देंगे, दूसरा ग्रह संपत्ति देंगे। लेकिन जन्म कुंडली में बैठे जहां बैठे हैं उस भाव से संबंधित, उस राशि से संबंधित और ग्रह से संबंधित कार्य करने पर ही संपत्ति का लाभ होता है। इस प्रकार यह मार्गदर्शन भी करता है जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के प्रति। इसके अतिरिक्त विभिन्न नक्षत्रों में, शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभ कार्य होंगे, अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभ कार्य होंगे। चाहे वो व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, समाज का हो या संसार का हो, कार्यस्थल का हो या व्यवसाय स्थल का हो, हम उसी अनुरूप अपने आप को उनसे अपेक्षा कर सकते हैं और वैसे व्यक्ति से ज्यादा जुड़ सकते हैं। जैसे बिजनेस पार्टनरशिप कराना है तो दूसरे ग्रह जो हमारे लिए होंगे उनसे हम जुड़े तो ज्यादा शुभकारी हो। इस तरह से हम ग्रहों के आकाशीय स्थिति, ग्रहों के जो नवतारा चक्र पद्धति है, इसे हम जान सकते हैं। और नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से यूट्यूब पर वीडियो भी रखा है जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप उसे देखें, उसे समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में उसका उपयोग करने का प्रयास करें। इसमें मैंने भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की भी कुंडली की चर्चा की है, आप उसे जरूर देखें। तो वापस चलते हैं ताराबलम पर। आज का ताराबलम क्या कहता है? आज का ताराबलम संकेत क्या दे रहा है शुभता और अशुभता के बारे में? तो पहला भाग 3:14 तक, जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होंगे, अपने नक्षत्र में होंगे। और तब यदि कहें तो पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए आज का दिन 3:14 तक शुभ नहीं है। इसके बाद चंद्रमा श्रवण नक्षत्र से श्रविष्ठा नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र में जाते हैं, जब पूष, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अति अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं आद्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दिन सर्वोत्तम होगा, क्योंकि दोनों भाग शुभ है, मित्र और अति मित्र है। तो यह रहे हमारे प्रस्तुति के ताराबलम पर प्रस्तुति। और कभी भी अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का जोखिम नहीं ले, क्योंकि यह क्षणिक है, कुछ देर के लिए है। जी हाँ, इसके बाद हम चलते हैं तीसरे भाग में चंद्रबलम पर। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन होने वाला है, मकर से कुंभ राशि में जाएंगे। और जब तक मकर राशि में है तब तक चंद्रबलम क्या संकेत दे रहे हैं शुभता और अशुभता के बारे में विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए। जी हाँ, चंद्रमा जिस राशि में है उसी राशि, वही आपका राशि है। आप जन्म कुंडली को देखें, चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही आपकी जन्म कुंडली, आपकी राशि बनती है, जन्म राशि। तो चंद्रमा आज संकेत दे रहे हैं मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के लिए। जब तक मकर में है तब तक शुभता के संकेत दे रहे हैं। वहीं जब कुंभ राशि में जाते हैं तब मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लिए शुभता के संकेत होते हैं। आपका स्वागत है चौथे भाग में, चौघड़िया में। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं। जी हाँ, कोई भी कार्य करते हैं शुभता की अपेक्षा करते हैं, और ये चौघड़िया यही बताता है कि शुभ और अशुभ मुहूर्त कौन सा है, अवधि कौन सा है, शुभ और अशुभ काल कौन सा है। याद रखें, समय और हमारे कर्म का सटीक मिलन ही मुहूर्त है। और जैसा हमने पहले भी चर्चा में किया, जो गीता का है, कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है, और सही मुहूर्त ही हमें सही फल तक पहुंचा सकता है, शुभ फल तक पहुंचा सकता है। क्योंकि हम कोई कार्य करते हैं शुभता की अपेक्षा करते हैं, और चौघड़िया ये बताता है। चौघड़िया की उपयोगिता के देखते हुए अलग वीडियो हमने यूट्यूब पर रखा है,
आप उसे संदर्भित कर सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग है। संक्षेप में यहां चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, और साप्ताहिक दिनों से संबद्ध करने हेतु 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है, दिन का या रात का, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। इस प्रकार सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है। 8 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है, और साप्ताहिक दिनों का संबंध उनके शासक ग्रहों से होता है, क्योंकि वे शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से। इसलिए चौघड़िया का संबंध विभिन्न ग्रहों से भी हो जाता है, और ये ग्रह को अधिकृत होते हैं विशेष कार्य करने के लिए। आमतौर पर ये शुभ और अशुभ हो सकते हैं, किंतु विशेष कार्य के लिए इनकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। और जब विशेष कार्य के लिए उपयोगिता बढ़ जाती है, जिसके लिए ये विशेष रूप से जाने जाते हैं, विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं, विशेष रूप से फलदायी होते हैं, इस तो वैसी स्थिति में ग्रह जो चौघड़िया का संबंध भी है, इन ग्रहों के निमित्त अधिकृत कार्यों पर भी हो जाता है। और ये चौघड़िया इसमें भी का सुख और शुभता हमें देते हैं। इसलिए चौघड़िया का संबंध हम इन ग्रहों के कार्यों से भी होता है। और जब भी हम चौघड़िया को देखें, उपयोग करें, हम जरूर देखें कि यह कहीं अशुभता से अधिक व्याप्त तो नहीं है। कुल 3 प्रकार की अशुभताएं दिन में होती है, 1 प्रकार की अशुभता रात में। 3 दिन में राहु काल, काल बेला और वार बेला, और रात्रि में काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने जो पाया है वो यह है कि दिन में सूर्यदेव का प्रभुत्व होता है, और सूर्यदेव से शनिदेव नाराज रहते हैं, इसलिए प्रतिदिन शनि का चौघड़िया, काल चौघड़िया, काल बेला से ग्रसित रहता है। रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, और चंद्रमा से बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। शनिदेव का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित रहते हुए भी, चूंकि शनि कर्म के देवता है, इसलिए धन उपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए ये लाभदायक होते हैं। आमतौर पर यह शनि पापी ग्रह है, इसलिए इसे कार्य के रूप में चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु धन उपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक है। ठीक उसी प्रकार मंगल का देव का चौघड़िया, ये मंगल क्रूर और निष्कारी, कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए इसमें, लेकिन युद्ध क्षेत्र के लिए काफी उपयोगी होते हैं। और आज के संदर्भ में हर व्यक्ति युद्ध का युद्ध क्षेत्र अलग अलग है। वह कर्म क्षेत्र है, विद्यार्थी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, प्रतिस्पर्धा है, क्लास में अव्वल नंबर लाने का, आदि आदि। वहीं विद्यार्थी के लिए आप आगे कहें, यदि नौकरी पेशा वाले के लिए प्रमोशंस जॉब में, व्यवसाय के लिए उनके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा, और हम सब के लिए साधारण लोगों के लिए रोगों से भी लड़ने की, और ये सभी में मंगलकारी होते हैं। इस प्रकार जो अनुभव हमने पाया आपसे साझा किया। अब हम आज का देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया, आज का दिन रविवार का दिन है। सूर्य के चौघड़िया से दिन आरंभ होता है, सूर्य के चौघड़िया से दिन समाप्त होता है। और आज का चौघड़िया कहें तो अमृत चौघड़िया वार वेला से ग्रसित है, जो कि 10:15 से 11:50 से दिन का है। और काल चौघड़िया जो 11:50 से अपराह्न 1:26 तक है, वह काल बेला से ग्रसित है। और संध्या का चौघड़िया 4:36 अपराह्न से सूर्यास्त तक राहु काल से ग्रसित है। उद्वेग चौघड़िया जो अंत का चौघड़िया आज का है, दिन का। रात्रि का चौघड़िया शुभ चौघड़िया से आरंभ होता है, शुभ चौघड़िया से रात्रि समाप्त होता है। लेकिन लाभ चौघड़िया, जैसा हमने आपको बताया, अनुसंधान के आधार पर 1:15 से 2:39 तक ये काल रात्रि से ग्रसित है। इसके साथ ही आपको हम ले चलते हैं आप 5वें भाग में, अंकों की दुनिया में। जी हाँ, जिस तरह से हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही हम सांस लेना आरंभ करते हैं, उसी प्रकार ये अंक हमारे लिए कार्य करना आरंभ करते हैं। और वो अंक होते हैं 1 से 9 तक, जो कि जन्म तिथि के रूप में ईश्वर हमें उपहार में देते हैं। उसमें कुछ अंक अनुपलब्ध भी हो सकते हैं, कुछ अंक ज्यादा भी हो सकते हैं। ये अंक 1 से 9 तक होते हैं। इन अंकों को देखा जाए तो 5वां अंक जो होता है
वह काफी मजबूत स्थिति में होता है, क्योंकि वो मध्यस्थता करता है, मध्यस्थ होता है, संतुलित रखता है अपने से पूर्व और बाद के आने वाले अंकों को। शून्य को गणना में नहीं लिए जाते, और अंक ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई दो अंकों का समूह या दो से ज्यादा अंकों का समूह आता है, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में हम उसे परिवर्तित कर लेते हैं और तब उसका उपयोग करते हैं। ये अंक 1 से 9 तक ये शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से, और इनके जो ग्रह हैं, इनकी अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व होते हैं, और ये सभी इन शासित अंकों में समाहित होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन्हें इनके तत्वों, गुणों और ऊर्जा के आधार पर अंकों की दुनिया में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सरकार से, नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस से, पिता से। 2 को रानी से या पार्टनर से, माता से। 3 को गुरु से, सलाहकार से, गुरु से, सलाहकार से, गुरुजन से, वरिष्ठ लोगों से। महिला के लिए पत्नी पति से, और 4 शरारती तत्वों से। 5 राजकुमार से, बुआ, बेटी, मौसी से। 6 को मंत्री से, सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, पुरुष के लिए पत्नी से। 7 धर्म गुरु से, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8 समाज के नीचे तबके के लोग, नौकर चाकर तथा न्यायालय से। 9 सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, भाई से। इस प्रकार इन अंकों से को हम विशेष नामों से जानते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमने आरंभ में कहा था, ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं, और ये अंक जन्म तिथि के रूप में होते हैं, जिसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि हम खुद होते हैं, तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत के अनुसार इसे एक अंक में हम परिवर्तित कर लेते हैं। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। तिथि मूलांक होता है, जो हम होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि और माह मिलकर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहते हैं। तिथि जो मूलांक होता है, उसे बोलचाल की भाषा में ड्राइवर भी कहा जाता है। तिथि, माह और वर्ष तीनों जब मिलते हैं तो हमारा भाग्यांक कहलाता है, और वह भाग्यांक बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहा जाता है। जी हाँ, जीवन की पूरी धुरी यही ड्राइवर कंडक्टर पर चलती है। कल्पना करें कि जीवन में जो बस होते हैं, बस का ड्राइवर और कंडक्टर में शत्रुता हो तो बस का चलना कितना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में ये ड्राइवर और कंडक्टर के अंक यदि शत्रुवत हो गए, हमारा जीवन स्ट्रगल भरा होता है। और इसे मित्रवत करने हेतु, इसे ठीक करने हेतु, क्योंकि ये अंक तो बदले नहीं जा सकते, इसे ठीक करने हेतु कोई ऐसे अंक की मध्यस्थता कराते हैं जो दोनों के लिए मित्रवत हो। ऐसे अंक को हम ढूंढते हैं जो दोनों के लिए मित्रवत हो, और दोनों के लिए यह 3 बार से प्रयुक्त नहीं हो, तो ऐसा अंक हम ढूंढते हैं। जी हाँ, यह आज हमने जन्म तिथि ली है, उदाहरण स्वरूप 12/4/1997 का, जो किसी महिला का है और जो विख्यात है। इनका हमने लिया है, उद्देश्य शैक्षणिक है, गूगल से लिया है, धन्यवाद गूगल को। और उद्देश्य याद रखें, शैक्षणिक है। इनका मूलांक 3 होता है, भाग्यांक 6 होता है। एंजल नंबर जो निकलता है वह वर्ष से निकलता है। वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, और पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 3-4 उसमें जोड़ते हैं, और फिर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। तो इनका एंजल नंबर 3 निकलता है। मूलांक 3, भाग्यांक 6 और एंजल नंबर 3। और अब प्रश्न उठता है कि यदि मूलांक और भाग दूसरी स्थिति बन सकती है कि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत नहीं है, हम कोई अंक ले आते हैं, यह जीवन में होता है। और वह अंक यदि हम जाने नहीं, पहचाने नहीं, तो हम जाने अनजाने शत्रु अंक को ले आते हैं, जो कि हमारे मूलांक और भाग्यांक को अनबैलेंस करता है, असंतुलित कर देता है।
इसलिए आइए अंकों को जाने पहचाने के क्रम में आगे बढ़े, और जो हमारे उद्देश्य, प्रस्तुति का उद्देश्य है, इस अंक को लेकर आगे बढ़े और इसे पहचानने का कोशिश करें। आपको बता दें कि 11/22/33 जब भी जन्म तिथि में होता है कहीं भी, चाहे तो तिथि माह में हो, जहां हो सकता है, या गणना में, तो ये हमारे पुराने जन्म के आत्मा से संबंधित बताता है। इसे मास्टर नंबर कहा जाता है। वहीं 13, 14, 16, 19 यदि कहीं आते हैं गणना में या कहीं भी तिथि में, तो वह दर्शाता है पिछले जन्म के कर्मों का ऋण, जो इस जन्म, दोनों का संदर्भ इस जन्म में हमें करने होते हैं और उसे कार्य पूरा करने होते हैं। हमने आपके समक्ष लोसो ग्रिड का दो ग्रिड रखा, दो बॉक्स रखा। एक बॉक्स में, जो बाएं साइड के बॉक्स में है, वह दिखाता है पूरे बॉक्स भरे हुए हैं। जब भी ये पूरे अंकों के हर अंक का एक एक बार प्रयुक्त होकर बॉक्स रखा हुआ, कौन कौन सा एरिया दर्शाता है वह बताता है। जब भी सभी तीनों अंक होते हैं तो वह 100%, 100% परिणाम बताता है। दो है तो 66%, एक है तो 33%, और कोई नहीं है तो 0%। इस जातक का जो मिसिंग अंक है 5 और 8 है। 4, 2, 7, 6 ये दो बार प्रयुक्त हुए हैं। 3 या 3 से ज्यादा बार प्रयुक्त होते हैं। 4, 2, 7, 8, 6 एक बार प्रयुक्त हुए हैं। 3, 9, 1 दो बार प्रयुक्त हुए हैं। 3 बार या 3 से ज्यादा बार प्रयुक्त होने पर ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इसकी ऊर्जा की अधिकता, ऊर्जा तत्व और गुणों की अधिकता हमें पाई जाती है, जो आगे जाकर नुकसानदायक होता है। तो अनुपलब्ध अंक है इनके पास 5 और 8, और एक बार प्रयुक्त हुए अंक हैं 4, 2, 7, 6। अब हम ये तो जान गए कि कौन कौन से अंक इनके ला सकते हैं। स्रोत कहाँ होगा, तो स्रोत आपको बता दें बिना समय गंवाए हुए कि स्रोत, बेस्ट स्रोत होता है नामांक। नाम जो ऐसा होता है जो माता पिता देते हैं, धरती के ईश्वर देते हैं। ये जन्म तिथि हमारे ईश्वर देते हैं, जो कि जन्म हम लेते हैं तब मिलता है। और जन्म लेने के बाद माता पिता हमें नाम देते हैं, जो कि स्थायी होता है, ये बदले नहीं जाते। और यह नामांक काफी महत्वपूर्ण होता है। हम सभी माता पिता का भी कर्तव्य है, बुजुर्गों का कर्तव्य है कि अच्छे नाम से उसे दें, पहचान कर, अंकों को जानकर समझकर, और उसे अच्छी तरह से उसका उपयोग करके। तो नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ से आए? जी हाँ, ये अंक अक्षरों के अंक के मूल्य होते हैं, और इन अंक अक्षरों के अंक के मूल्य में उनके नाम को परिवर्तित करके तब देखा जाता है। नाम का पहला अक्षर ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक ना हो, और नामांक ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु ना हो। नाम जो होता है चिर होता है, और ये काफी ऊर्जावान होता है। नाम का पहला अक्षर ऊर्जावान, काफी ऊर्जावान, और पहला शब्द, और पहला शब्द में पहला अक्षर भी काफी ऊर्जावान। इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, नाम में जो ऊर्जा होती है, vowel की ऊर्जा ज्यादा शक्ति देती है, और इसलिए vowel का अंक अगर यदि ज्यादा देता है तो वह शुभकारी होता है। अगर यदि कॉन्सोनेंट का अंक ज्यादा देता है तो वह थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है और कुछ असंतुलित कर सकता है। इस प्रकार हमने जाना। अब ये जिस जातिका का जन्म तिथि है उन्हें जानते हैं। ये उल्का गुप्ता है, जो कि फिल्म एक्ट्रेस। उल्का गुप्ता का जन्म तिथि आज है। इन्हें हार्दिक बधाई जन्म तिथि की। और ये देखें कि इनके नाम का पहला अक्षर 6 हुआ है, और नामांक 7 पर जाता है। इसे नोट करें। अब आपके लिए शत्रु अक्षर पर हम जाते हैं, शत्रु अंक पर जाते हैं। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, और 9 के 6, 4, 2, 8, 9। इस प्रकार यदि देखें तो इनका मूलांक 3 बनता है, जो कि इनका शत्रु 6 बनता है, जो कि इनका भाग्य अंक है। इनका नाम का पहला अक्षर भी 6 दे रहा है, यानी 3 और 6 आपस में दुश्मन है। 6 के दुश्मन 3, 9 भी है, 3 के साथ साथ 9 भी है। इसलिए 9 अंक का भी ये प्रयोग करना ठीक नहीं है। अब इस जातक का यदि देखें तो बेस्ट अंक जो प्रयोग होता है वह 5 अंक होता है संतुलित करने के लिए, क्योंकि 3 और 1 अंक भी प्रयोग करने के लिए ठीक होगा, क्योंकि 1 अंक का दुश्मन 3 नहीं है और 6 भी नहीं है। 1 अंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक इनके पास एक बार, दो बार आया हुआ है, उस अंक का हम प्रयोग कर सकते हैं संतुलित करने के लिए। अन्यथा 5 अंक इनके लिए काफी उपयोगी है।
हमने भविष्यवाणी के उद्देश्य से यह प्रस्तुति नहीं की है, शैक्षणिक उद्देश्य से है, इसलिए आगे इस पर परिचर्चा भविष्यवाणी के उद्देश्य से नहीं करेंगे। इन अंकों को यदि देखें तो कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो अपने के ही दुश्मन होते हैं, 4, 7, 8, 9। इसलिए इन अंकों का पुनरावृत्ति होना ठीक नहीं है। हम अक्सर मोबाइल में, गाड़ी संख्या में इन अंकों का कई बार उपयोग करना श्रेयस्कर समझते हैं। शून्य को कभी भी उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, और कभी भी कोई मोबाइल का अंतिम अंक शून्य ना हो, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। उसी तरह इन अंकों का भी प्रयोग ना हो, क्योंकि बार बार रिपीटेशन ना हो, यह सुनिश्चित करें। आपके समक्ष हमने रखा हर अंकों का शत्रु अक्षर भी, जो नाम का पहला अक्षर हो। आपके समक्ष हमने रखा शत्रु अक्षर भी। अब अभी तक हमने अंकों की दुनिया में रखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अब ये अंक, ये वर्ष कैसा बीतेगा, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। वर्ष के लिए हम अंकों को जन्म तिथि में से वो अंक, जो वर्ष का अंक है वो निकाल देते हैं, वर्तमान वर्ष को जोड़ रखते हैं, और सभी अंकों को जोड़ने पर जो प्रतिफल होता है एक अंक का, वही आज इस फल होता है। अब इनका रनिंग एज देखें, रनिंग एज 2 है, और 2 का 8 शत्रु है, जो कि इनका 8 अंक 13 है पर्सनली है। दोनों आपस में शत्रुवत हो गए। और 3 अंक का 8 शत्रु नहीं है, 6 का भी 8 शत्रु नहीं है। इसलिए कुछ परेशानी, बाधाएं हो सकती है। साल उत्तम होने की संभावना है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये रहे अंक कैसे कार्य करते हैं। अब अंक बोलते भी है। जी हाँ, अंक बोलते भी है। आज का अंक 8 होता है। आज का अंक 8 है, और 8 अंक ये कहते ये किसी के मित्र नहीं होते। क्या न्यायालय किसी का मित्र होता है? ये मित्र नहीं होते, बल्कि शत्रुवत हो ज्यादा होते हैं, तटस्थ होते हैं। इसलिए ये अंक 8 का अंक 1, 2, 3, 4 जिनका मूलांक है, यानी 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31 के साथ अति शत्रुता है। इनके लिए सावधानी, अति सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ साथ 8, 17, 26, 9, 18, 27, 8 अंक 8 अपने के भी शत्रु होते हैं, और 9, 18, 27 इनके भी शत्रु हैं। तो इन तिथियों को जन्मे किसी भी माह के व्यक्ति के लिए आज का दिन सावधान रहने की आवश्यकता है। 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 8, 17, 26 और 9, 18, 27। यदि आपका जन्म 5, 14, 23 किसी भी माह को, 5, 14, 23 को, 6, 15, 24 को, 7, 16, 25 को हुआ है, तो आज का अंक आपके साथ तटस्थ रहेगा, यानी दिन साधारण रहने की संभावना। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहां पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी और सार्थक होगी। यदि आपको प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया है, इसे देर न करें, YouTube के कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, ताकि हम प्रस्तुति को बेहतर बना सके और आपके इसमें सहभागिता भी। यह हमारा मनोबल बढ़ाता है। साथ ही साथ यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, और अंत में हम प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव से कि उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। जय सूर्यदेव।